हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः आपसे जुड़ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक जो हम लोगों की ब्रांच है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रुधिर परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण आज हम लोग इसी पर छोटी सी चर्चा करेंगे और देखेंगे हमारे शरीर के अंदर कैसे रक्त का परिसंचरण होता है और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें, रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता कौन है? तो इनका नाम आता है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जी हैं और इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज कब की? तो आपका डेट आता है 1628। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की बात की जाए तो आपका कौन सा डेट आता है? 1628 में किया था। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें, परिसंचरण क्या होता है? तो किसी वस्तु, चीज, सामान को लाने और ले जाने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। किसी वस्तु, चीज, सामान को ले आने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। अब इसमें बात आ गई रुधिर परिसंचरण, यानी कि जो परिसंचरण हो रहा है, ले जाने की क्रिया हो रही है, वह किसके माध्यम से हो रही है? रुधिर के माध्यम से हो रही है। और अगर हम इसमें बात करें तो रुधिर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रुधिर के माध्यम से किसका परिसंचरण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं तक, ऊतकों तक ऑक्सीजन जाता है और उसके साथ ही साथ जो हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो छोटी आंत, जो हमारे यानी कि शरीर में आपको पता होगा कि छोटी आंत का एक पार्ट होता है विलाई, वहीं से अवशोषित होकर जो हमारे पोषक तत्व होते हैं हमारे कोशिकाओं, अंगों तक जाते हैं और इनको ले जाने का काम कौन करता है? रुधिर करता है। इसीलिए इसको रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी कि रुधिर के माध्यम से जब हम किसी चीज़ को ले आने का कार्य करते हैं, इसी क्रिया को रुधिर परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। रुधिर परिसंचरण के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, अपशिष्ट का उसी के माध्यम से परिवहन हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो हमारे पोषक तत्व हैं, खनिज हैं, मिनरल हैं, इन सब का जो कोशिकाओं तक ले आने का कार्य होता है, किसके माध्यम से होता है? ब्लड के माध्यम से। अगर हम वहीं पर बात करते हैं, जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो उसमें आपको पता है कि हमारे हीमोग्लोबिन है, लोहा है, लोहा के माध्यम से ही जो है ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है ब्लड के माध्यम से। चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम ब्लड सर्कुलेशन को देखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले भाग की बात करें तो आपका आ जाएगा ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन। और दूसरा आपका आ जाएगा क्लोज। और तीसरा आ जाएगा मिक्स्ड। कौन सा आ जाएगा? मिक्स। चलिए, अब देखिए, अगर मिक्स की बात करें, आप लोग जब वहाँ ग्रंथ की हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक आपकी मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है? वहाँ पे आपका आंसर होता है पेनक्रियाज। चलिए, अभी हम लोग कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला था, जिसको हमने 3 भाग में बांटा हूँ, यहाँ पे हमारा पहला हमने लिखा ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम मतलब कि आपका उस तरह का रक्त परिसंचरण का माध्यम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि ले आने का जो तरीका होगा, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जो हमारा ब्लड है जो प्रवाहित हो रहा है, इसके लिए ब्लड को प्रवाहित होने के लिए
किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं, यानी किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम पानी को गिरा देते तो बहता हुआ जाता है, यानी उसके लिए किसी विशेष मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इस प्रकार के जिनमें ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है, तो इस प्रकार के जीवों में रक्त परिसंचरण के लिए नसें नहीं पाई जाती हैं। यानी कि ऐसे जीव जिनमें ओपन परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उनमें नसें नहीं पाई जाती हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए, बल्कि उसमें नस जो है स्वतः जो है एक अंग से दूसरे अंग में प्रवाहित होता रहता है। यानी कि इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होगा इसमें नसें नहीं पाई जाएंगी, नसें नहीं पाई जाती हैं, नस नहीं पाई जाएगी। इसमें क्या होगा, अंग से अंग में जो है, अंग से अंग में ब्लड प्रवाहित होगा, यानी इसके लिए किसी भी माध्यम की कोई प्रतिबाधा नहीं है, यानी कि धीरे धीरे ब्लड हमारा एक अंग से दूसरे अंग में प्रवाहित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है, तो जिन जंतुओं में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है इस प्रकार के जीवों का कंकाल उनके बाहर होता है। इस प्रकार के जिन जंतुओं में, जिन जीवों में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, इस प्रकार के जीवों में जो कंकाल तंत्र होता है उनमें जो कंकाल होता है वो ऊपर होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे घेघा हो गया, सीप हो गया, घेघा, सीप, तिलचट्टा, तिलचट्टा आदि। हाँ, अब देखिए जब यहाँ पे बात हो गई यह किनमें पाया जाएगा, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, ऐसे जीव जिनमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए नसें नहीं पाई जाती हैं, यानी उनमें ओपन होगा, अंग से अंग में खून बहेगा, यानी किसी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसा किनमें पाया जाता है, जिनमें कंकाल तंत्र उनके बॉडी के ऊपर होता है, जैसे घेघा हो गया, आपका सीप हो गया, तिलचट्टा हो गया। अब देखिए जब इनके प्रवाह के लिए किसी नस की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो है इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कोई भी किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं पाया जाता। एक पॉइंट आपका बन जाएगा, किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको पता है जब यह किसी डक्ट में प्रवाहित होगा तो वहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिलता है। जब डक्ट है ही नहीं, ब्लड अपना खुला टहल रहा है, तो उसमें कहाँ से प्रेशर होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। चलिए हम क्लोज की बात करें तो ब्लड फ्लो एक क्लोज नली में होगा, यानी कि जो रक्त प्रवाहित होगा उसके प्रवाह के लिए नली की आवश्यकता होगी, डक्ट की आवश्यकता होगी, डक्ट की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जैसे हम लोगों को देखेंगे जो उनका क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है उन जीवों में पाया जाता है जिनमें आपके कंकाल तंत्र उनके अंदर पाया जाता है। इसमें भी आपके तमाम हो जाएंगे, कंकाल तंत्र अंदर पाया जाएगा बेसिक। और उसमें देखेंगे आपका दोनों भी मिलेगा। कुछ ऐसे भी जीव आपको मिलेंगे जिनके अंदर कंकाल तंत्र तो अंदर है, लेकिन उनमें दोनों प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, ओपन और क्लोज दोनों। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मोटा मोटा जानेंगे कि जो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होगा ऐसे जीव जंतुओं में पाया जाएगा जिनमें आपके कंकाल तंत्र उनके बॉडी के अंदर समाहित होगा। अर्थात इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में डक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम लोग डक्ट की बात करें तो हमें मानव में देखें तो आप लोग देखते हैं कि दो नलिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड प्रवाहित होता है। एक को हम लोग जानते हैं धमनी और एक को जानते हैं सिरा। धमनी और सिरा के नाम जानते हैं। यहीं से देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग धमनी को इंग्लिश में इन्हीं का इंग्लिश शब्द से देता है, इंग्लिश में देता है, और हम लोग कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं और कभी कभी जो हमारा एग्ज़ाम में सिर्फ इसका इंग्लिश वर्जन उठा के दे देता है, तो इसीलिए इसका हम जान लेंगे। धमनी को आर्टरी के नाम से जानते हैं, जबकि सिरा को वेंस के नाम से जानते हैं। चलिए, तो डक्ट दो प्रकार की, धमनी हो गई और आपकी सिरा। यहीं पे एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जो धमनी होगी इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि जो सिरा होती है इसमें अशुद्ध रक्त। अब देखिए यहीं पर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है।
शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अब देखिए, शुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, यानी उस प्रकार का रक्त जो अधिक ऑक्सीजन को अपने साथ लेके बह रहा हो, उस प्रकार के रक्त को शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। और वहीं पर अशुद्ध रक्त की बात होती है तो वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, बल्कि कार्बन और अदर प्रकार के जो भी आपके अपशिष्ट है उसकी मात्रा अधिक होती है, उस प्रकार के ब्लड को ही हम जो है अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। तो जो अशुद्ध रक्त होता है वह हमारी शिराओं में बहता है, जबकि जो शुद्ध रक्त होता है, जो ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, वह उस ब्लड का प्रवाह हमारी धमनियों में होता है। और यहीं से हम एक चीज़ जान लें, जो धमनियाँ होती हैं ये हमारी बॉडी की गहराई में होती हैं, क्योंकि हमारे लिए जो शुद्ध रक्त है वह इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं से हम जान लें, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम छिपा के रखते हैं। जो चीज़ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है उसको हम लोग छिपा के रखते हैं, और जो उतनी इम्पॉर्टेंट है उसको ओपन रखते हैं। यहीं से हम लोग याद कर सकते हैं। और आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर हम लोग जब इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन देखते हैं बाहरी नस में लगता है, यानी कि इंजेक्शन किस में लगाते हैं? शिराओं में। मैक्सिमम जो हमारा इंजेक्शन लगता है शिराओं पे लगता है। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारी 2 धमनियाँ ऐसी हैं जो कि शरीर के बाहरी हिस्से में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आप लोग अगर गर्दन की नस को टाइट करेंगे तो आप लोग गले पर देखेंगे, वहाँ पे आपको एक धमनी मिल जाएगी मोटी सी, और आपके कलाई में एक मिल जाएगी जहाँ पे हमारे पल्स रेट काउंट किया जाता है यहाँ पे। यानी कि 2 धमनियाँ ऊपर अपवाद स्वरूप हैं, बाकी सारी धमनियाँ शरीर के गहराई में पाई जाएंगी। बल और सिराएँ जो होती हैं यह ऊपर पाई जाती हैं, और जो धमनियाँ होती हैं यह जो इनका कलर लाल होता है, और जो सिराएँ होती हैं ये जो है नीली होती हैं। तो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें देख लें, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में आपका इसके लिए डक्ट की आवश्यकता होगी, और जो ब्लड का प्रवाह होगा वह इन्हीं डक्ट में होगा, इन्हीं नली में होगा। यानी कि हम जान सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें कंकाल तंत्र अंदर पाया जाता है उनमें क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। जैसे आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, इस तरह से आप तमाम जीव देख सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ इतना जानना है जिनमें कंकाल तंत्र अंदर, उनमें जो है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें बाहर उसमें ओपन। अब देखिए अगला आपका आता है मिक्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम। मिक्स्ड में देखेंगे इस प्रकार के जीव के शरीर में ब्लड का कुछ भाग नस में एवं कुछ भाग में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला रहता है। जैसे इसमें आपका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मिक्स्ड हो गया। मिक्स्ड क्योंकि आपने देखा कि हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के 3 पार्ट पढ़े, ओपन, क्लोज, मिक्स। तब जो मिक्स की बात आती है तो इसमें देखेंगे कुछ भाग ऐसे जीव जिनके शरीर के कुछ भाग में ब्लड सर्कुलेशन आपका नस में होगा और कुछ भाग में आपका खुला होगा, यानी उसमें किसी भी प्रकार की नस की आवश्यकता नहीं होती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो एग्जाम्पल स्वरूप हम देख सकते हैं मछली, आपका एक जीव आता है मछली। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, यानी कि 2 शब्द है रानी में, और इनमें जो होता है हार्ट होता है, इनके अंदर जो है 2 चैम्बर पाए जाते हैं। यहाँ से आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, मछली जल की रानी, रानी में 2 अक्षर है, और इनके जो हार्ट में 2 चैम्बर पाया जाता है मछली में। ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछता है। मछली जो होती है आप लोग देखते हैं कि मछली को कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं, और देखते हैं कि यहाँ से इसकी जो है पूँछ जुड़ी होती है, मछली की पूँछ जुड़ी होती है, और यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है क्लोज परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाएगा यहाँ तक। जबकि इसके जो पूँछ वाला भाग होता है इसमें होता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। मछली ही एक ऐसा जीव है जिसके जो है पूँछ के आगे यानी अगले हिस्से में आपका क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, जबकि पूँछ वाले भाग में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। चलिए इतनी बात हमारी आपकी हो गई, और हम लोग आगे देखते हैं रक्त वाहिनियाँ। हम लोग अब शिरा और धमनी की बात कर लेते हैं, रक्त वाहिनियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनका कुछ आकार इस तरह से होता है, आपको पता है। नसें हैं, नसों का आकार इस प्रकार से होता है। जो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं
इनके अंदर में खाली स्थान होता है, यहाँ पे खाली स्थान होता है और इसी में से ब्लड का प्रवाह होता है। और जो ये खाली स्थान होता है इसी को हम लोग ल्यूमेन के नाम से भी जानते हैं। ल्यूमेन के नाम से भी, इस खाली स्थान को ल्यूमेन के नाम से भी जानते हैं। और यही आपकी रक्तवाहिनियाँ होती हैं, इसी में आपका ब्लड जो है प्रवाहित होता है। यहीं से एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखते हम लोग हैं जो धमनियाँ होती हैं काफ़ी पतली पतली होती हैं। धमनियाँ जो है इनका जो सेब होता है वो काफ़ी पतली होती है धमनियाँ, जबकि जो सिराएँ होती हैं मोटी होती हैं और सिराएँ ऊपर होती हैं। धमनियाँ जो शरीर की गहराई में पाई जाती हैं। जो हमारी धमनियाँ होती हैं इनमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता है। वाल्व यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे या आप हार्ट पढ़ेंगे तो इनमें देखेंगे वन वे होता है, यानी कि ब्लड को एक ही दिशा में बहने की अनुमति होती है, ना कि कभी ब्लड इधर से इधर बहा, कभी ब्लड इधर से इधर नहीं बहता, एक ही दिशा में, यानी कि वन वे। यानी कि वाल्व जो होगा वह वन वे होगा। अर्थात जो सिराएँ पतली होती हैं, जो आपकी धमनी पतली होती है, धमनी पतली होगी, इसमें जो है आपका ब्लड प्रेशर अधिक होता है। तो जो आपका सिस्टोलिक होता है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक आप लोग देखते हैं जब ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 120/80। तो जो आपका 120 होता है वो आपका सिस्टोलिक होता है, और ये आपका जो 80 होता है डिस्टोलिक होता है। तो जो डिस्टोलिक होता है ये आपके किसके होता है, आपके सिराओं का होता है। जो आपका सिस्टोलिक होता है आपके धमनियों का होता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है जो 120 क्यों इसका अधिक होता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है, जो हमारी धमनियाँ होती हैं और इनमें ब्लड को प्रवाहित करना है और विभिन्न ऊतकों कोशिकाओं तक पहुंचाना है। अर्थात इनका जो शेप होता है, इनका जो आकार होता है, ये आकार में पतली होती हैं। इसी कारण से इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है यह हाई होता है, अर्थात अधिक होता है। हमें पता है कि हमें रिटर्न की जो समस्या होती है, हम लोग देखते हैं अगर पानी को तेज़ी से प्रवाहित करते हैं तो वह रिटर्न आने की संभावना नहीं, लेकिन अगर हम पानी को ऐसे धीरे से किसी बाल्टी से गिरा दें, देखते हैं कुछ दूर तक जब तक उसका प्रेशर रहता जाता है, लेकिन अगर यह ढलान पे है तो पुनः वापस आ जाता है। अर्थात यहीं से हम एक चीज़ को जोड़ेंगे, जो हमारी सिराएँ होती हैं ये आकार में चौड़ी होती हैं और धमनियाँ होती हैं आकार में पतली होती हैं। अब इनमें जो ब्लड हमारा अशुद्ध रक्त बहता है, अब इसको अशुद्ध रक्त को किसी एक दिशा में ही प्रवाहित करना है, इसीलिए इनमें वाल्व पाया जाता है। वाल्व पाया जाएगा। वाल्व किस तरह से पाया जाएगा, इस तरह से, अगर आपका ब्लड इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है और इसमें जगह जगह पे इस तरह का वाल्व पाया जाता है। आप लोग देखेंगे यह बीच में खुला हुआ है, जब इस दिशा से हम लोग ब्लड प्रवाहित होगा तो यह जो है ओपन हो जाएगा और ऐसे खुल जाएगा ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ खुल जाएगा और इसमें ब्लड आसानी से। लेकिन यही ब्लड जब इस तरह से रिवर्स होना चाहता है तो इस पर दाब आएगा और ये सीधी होकर के बंद हो जाती, खुल हो जाती। इसी कारण से हमारा रक्त एक ही दिशा में प्रवाहित हो पाता है। और यहीं से अगर हम लोग हार्ट को जब पढ़ते हैं तो आप लोग हार्ट में पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक आप लोग पढ़ते हैं डाइकस्पिड वाल्व। डाई जो हमारे लब डब की आवाज़ आती है, जो हम लोग हार्ट से, जो स्पेग्नोमैनोमीटर से हम लोग उस पर हार्ट बीट को देखते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जो लब डब की आवाज़ होती है। यहीं से एक चीज़ जान लीजिए, जो लब डब की आवाज़ होती है वही जो है ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व से ही के माध्यम से ही हम लोग उस हार्ट की आवाज़ को सुन पाते हैं। चलिए ये बात हो गई। अब हम लोग छोटे से टॉपिक पे आ जाते हैं हमारा 2 भाग में, क्योंकि इनका जो रक्त प्रवाहित होता है, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक आपकी होती है धमनी और एक आपकी होती है सिरा। धमनी को हम लोग आर्टेरी के नाम जानते हैं, आर्टेरी, और इसको जो है हम लोग वेन के नाम जानते हैं, वेन्स के नाम जानते हैं। और कभी कभी आपके एग्ज़ाम में धमनी सिरा ना दे करके बल्कि आर्टेरी और वेन्स दे देता, वहीं भी आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए हमको दोनों चीज़ों के इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों जानना आवश्यक है। अब देखिए, अगर हम लोग धमनी की बात करें तो वहीं से ऐसी नस जो ब्लड को हार्ट से शरीर की ओर ले जाती है उसे धमनी कहते हैं। यानी आपका हार्ट यहाँ पे है
और आपके बॉडी, आपको लोग देखते हैं कि यहाँ से हमारा ब्लड पंप होता है, ब्लड पंप होता है और ब्लड पंप होने के महाधमनी से अपने निकलती है और एक कहाँ तक जाती है, आपके विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक ले जाती है। यानी कि धमनियाँ जो होती हैं यह आपके हार्ट से बॉडी की ओर ले जाती हैं। आपके ब्लड को, जो धमनियाँ होती हैं, यह हार्ट से बॉडी की ओर ले जाती हैं। जबकि वहीं पर अगर मैं शिराओं की बात करूं तो यह आपका जो अशुद्ध होता है बॉडी, जो ब्लड होता है, जो कोशिकाओं में, उसका दहन हो जाता है ऑक्सीजन के माध्यम से और वहाँ पे कुछ कार्बन बचते हैं, उसके साथ है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है और सारी चीज़ों को लेकर के। क्योंकि हमने अभी इसके पहले ही हम लोग शुद्ध और अशुद्ध रक्त पढ़ा, उसमें जो अशुद्ध रक्त होगा वह बॉडी से इकट्ठा करेगा और इकट्ठा होते हुए शिराओं के माध्यम से यह कहाँ पे आएगा, हार्ट तक आएगा। यानी जो शिराएँ होती हैं यह ब्लड को बॉडी से हार्ट तक पहुंचाती हैं और इसी पुनः हार्ट में इसका शुद्धिकरण होता है ब्लड। ये चीज़ जान ली हम लोग। अब 2 चीज़ हम लोग जान लिए। अब देखिए, अगर हम प्रेशर की बात करें, जो हम लोग पढ़ते हैं कि 120 से 80 पढ़ते हैं, तो इनमें जो प्रेशर होता है, धमनियों में प्रेशर होता है, यह कितना होता है, 120। अगर हम वही शिराओं में बात करें प्रेशर की, यह कितना होता है, 80 होता है। इनकी स्थिति जो होती है, धमनियों की स्थिति जो है गहराई में होती है। इनमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता, जैसे इसके पहले हमने आपको यहाँ पे बताया। धमनी में इसमें ब्लड प्रेशर अधिक होगा, ब्लड रिवर्स की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व धमनियों में नहीं पाया जाता है। जबकि वहीं पर अगर मैं बात करूँ शिराओं में, तो इनमें वाल्व पाया जाता है जिससे कि ब्लड हमारा रिवर्स ना हो पाए। इनका आकार मोटा एवं रंग लाल होता है। जो धमनियाँ होती हैं इनका आकार मोटा। अब मोटा कैसे होगा, जो धमनियाँ होती हैं इसमें प्रेशर अधिक होता है। जब प्रेशर अधिक होगा, इनका प्रेशर अधिक होता है, बीच में जगह कम होती है ब्लड प्रवाह के लिए, इसी कारण से इनका प्रेशर अधिक होता है। तो इसको मजबूती देने के लिए इस पर जो काफ़ी इनकी मोटी लेयर होती है, यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं, कई तत्वों की बनी होती हैं, अर्थात इनका जो है आकार होगा मोटा एवं इनका रंग जो होगा वह लाल होगा। लेकिन वहीं पे जब हम शिराओं की बात करते हैं तो इनका जो आकार होता है पतली होती हैं इनका, यानी कि जो बाहरी आवरण होता है उसका है, जिससे कि अंदर आपके होल रहता है जिसमें से हमारा ब्लड प्रवाहित होता है, जिसका बाहरी आवरण तो पतला होता है। जबकि वहीं पर अगर धमनी की बात करें, इनका जो बाहरी आवरण होता है मोटा होता है। इसमें अगर मैं बात करूं धमनियों में, इसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। अगर मैं वहीं पर अगर मैं शिरा की बात करूं तो इसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, इसमें आपके CO2 की मात्रा अधिक होगी और इसमें आपके ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। दोनों में अंतर इतना है कि धमनी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, और अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक। इसमें देखिए आपको एक अपवाद मिलता है, फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा का अपवाद मिलता है, एक ही अपवाद है। और हमको पता है कि जो हमारी शिराएँ होती हैं ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, जबकि जो धमनियाँ होती हैं शुद्ध रक्त का। तो जब एक ही अपवाद है तो हम लोग सीधा इसका उल्टा कर लेंगे, यानी कि जो फुसफुस शिरा होगी इसमें जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा और जो फुसफुस धमनी होगी इसमें आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। एक ही अपवाद है और बाकी आप लोग जान लिए। चलिए यहीं पर अगर हम थोड़ा सा आपका और समझ लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आपका थोड़ा सा और समझ लेंगे। ये देखिए आपका हार्ट हो गया। हार्ट की बात होती है, जो हमारा हार्ट होता है दो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे कि हम लोग अगर इस तरह देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे हार्ट का आकार होता है। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन था 2 बंद मुट्ठी के आकार का, तो ये हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया हार्ट। अब देखिए इसका जो प्रवाह होता है इस कुछ इस तरह से होता है। आपकी कोशिकाएं हैं, ये आपकी क्या है, कोशिका, केशिका, ल्यूमेन, कैपिलरी, ये आपकी होगी केशिका। अब देखिए यहाँ से ब्लड हमारा हार्ट से निकलेगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, समझने की बात है। सबसे पहले आपका जाएगा महाधमनी, अरोटा, महाधमनी में जाएगा। हार्ट से निकलेगा, महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनी में जाएगा,
यानी कि एओर्टा, RTIERY, आर्टियरी में जाएगा। उसके बाद धमनी से इसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी धमनी में जाएगा। छोटी धमनी, इसको बोलते हैं आर्टियोल। छोटी धमनी को बोलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आर्टियोल बोलते हैं छोटी धमनी। छोटी धमनी से पुनः जो आपका आ जाएगा केशिका में। अब देखिए केशिका से पुनः आपका यहाँ पे शुद्ध रक्त आया केशिका तक। अब पुनः यहाँ से उसका दहन होगा ऑक्सीजन के माध्यम से। अब पुनः देखिए पुनः यह जाएगा छोटी शिरा में जाएगा, छोटी शिरा में जाएगा, यानी कि VEIN, वेनिलेट्स छोटी शिरा में जाएगा। छोटी शिरा से पुनः आपका जाएगा कहाँ पे जाएगा? शिरा में जाएगा, यानी कि वेन में आएगा। पुनः वेन से आपका कहाँ पे आएगा? महाशिरा, महाशिरा में आएगा। वेना कावा इसको बोलते हैं, वेना कावा। और पुनः वेना कावा से आपके हार्ट में आ जाएगा। यह आपके ब्लड के प्रवाहित होने का मार्ग है। इसी तरह से आपका ब्लड बराबर रेगुलेट करता रहता है। चलिए यहीं पे एक नोट पॉइंट में जान लीजिए जानकारी के लिए। पतली लाल नसों को केशिका के नाम से जानते हैं। पतली लाल नसों को केशिका कहते हैं। चलिए इसी के साथ हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।